हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और फर्स्ट ईयर का आज मंडे है, तो फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है कहीं भी एग्जाम में तो बायो साइंस होता है। ठीक है, तो आज हम बायो साइंस फिर से लेकर आए हैं और इस सप्ताह में फिर से रेगुलर आपका क्लास चलने वाला है। तो आप लोग देखिए, आज यह 7वां वीडियो है बायो साइंस का और चैप्टर नंबर 3 का ब्लड है। ठीक है, चैप्टर जो 3 है आपका वो है ब्लड, चैप्टर का नाम ब्लड रक्त है और वीडियो नंबर यह 7वां है बायो साइंस का और यह आपका बायो साइंस का है फर्स्ट ईयर का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मैं आपको इससे पहले रक्त क्या होता है, रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मैं वो पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी कंपोनेंट में, हम लोग आरबीसी पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी पढ़े थे, तो उस दोनों के पढ़ेंगे और ब्लड का कार्य भी देखेंगे। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण बनता है। पूछता है लाल रक्त कोशिकाओं से क्या आज समझते हैं बताइए, मतलब रेड ब्लड सेल्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि लाल रक्त कणिकाओं के किस नाम से भी जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, आपको बड़ा से बड़ा प्रश्न मिले ना, बहुत बड़ा बड़ा उसमें का आंसर हो, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जहाँ भी आपको फुल स्टॉप दिख जाए क्या करिए, वहाँ पे लाइन को बदल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बदला हूँ, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, एक लाइन ये बन गया, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से हम लाइन आराम से चेंज कर सकते हैं। जहाँ भी पूर्ण विराम आ जाए वहाँ से अगर आप लाइन चेंज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इससे होगा क्या कि इससे आपको हल्का लगेगा कि पहले तो यही लाइन याद करना है तो पहले इस लाइन को याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद लगेगा कि ये लाइन याद करना है तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा। इससे होता यह है कि आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं रहता है कि लाइन बाई लाइन चीज़ों को हमको याद करना है, बस आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है, चाहे पॉइंट इधर हो जाए उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आपको बड़ा बड़ा आंसर देखे किसी भी क्वेश्चन का, तो फुल स्टॉप पर पूर्ण विराम पर उसको तोड़कर दूसरा लाइन बना लीजिए, तो वह एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा। और जब पॉइंट के रूप में एक एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट के रूप में, तो याद करना आसान हो जाता है, आसान लगता है चीज़ें। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या जाने कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, फॉर्मेशन इसका लाल रक्त कोशिका का जीवन के लिए आवश्यक अवयव है। जो लाल रक्त कोशिका होता है यह व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक एक कंपोनेंट है ब्लड में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप से स्लाइड पर सिंगल कोशिका को देखने पर ये हल्के पीले रंग की दिखती है। अब माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी, चूँकि इसके कोशिका इतना ज़्यादा सूक्ष्म होता है, माइक्रो होता है कि नग्न आँखों से आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर आप सिंगल कोशिका को देखते हैं आरबीसी के, तो यह हल्के पीले रंग का दिखता है। चीज़ों को ध्यान में रख गए। चलिए इतना तक समझ गए बात को। नेक्स्ट आगे देखिए, सब पॉइंट में पॉइंट है, समझना आसान होता है। लाल रक्त कोशिका के ऊपरी पतली रंगहीन झिल्ली होती है जो लचीली होती है। जो आरबीसी है हमारा, चूँकि हम जानते हैं यह एक कोशिका है, तो आरबीसी के जो ऊपर एक पतली झिल्ली होता है, जो मेम्बर होता है, वह क्या होता है, एक लचीली रंगहीन जो है एक पतली सी जो है मेम्बर झिल्ली चढ़ा होता है आरबीसी पर। ठीक है, इनके किनारे मोटे होते हैं, मतलब किनारे से ऐसे होते हैं, दोनों किनारे से ऐसे होते हैं और बीच में ये क्या होते हैं, पतले होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, इसी कारण आरबीसी का रंग लाल दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, परंतु केंद्रक नहीं होते हैं। और पहले से आप जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, तथा गिनती में प्रति घन mm 40 से 50 लाख होती है। मतलब यह आरबीसी में जो हमारा क्या, हम लोग क्या समझे कि आरबीसी एक सेल है, ब्लड का सेल है। अब ये सेल है, तो ये सेल जो है क्या होता है, कहाँ बनता है, बोन मैरो में। यह जीवन के लिए एक आवश्यक अवयव है। यह जो है रंगहीन होता है। ठीक है, और यह जो है हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह पतली झिल्ली से जो है, इस पर एक पतली झिल्ली और लचीला जो है पदार्थ जो है इस पर बना हुआ रहता है। ठीक है, इनके किनारे, दोनों किनारे से मोटे होते हैं, मतलब जैसे यह कोशिका है तो इधर से भी ऐसे होगा, इधर से भी ऐसे होगा, और ये दोनों मोटा होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से जो है, और इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, और यह प्रति घन लगभग 40 से 50 लाख इसका संख्या होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए
नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कोशिका की उत्पत्ति जो है यकृत, प्लीहा, चपटी व सफात अस्थियों के सिरों के छिद्रों में अस्थि मज्जा एवं स्टर्नम की अस्थि मज्जा में होती है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये तो होता है आपके बोन मैरो में, लेकिन किस किस के बोन मैरो में, तो देख लीजिए आपका ये होता है आपका इसका उत्पत्ति यकृत, प्लीहा, चपटी व सफाट अस्थि मतलब फ्लेट, ठीक है ना, फ्लेट बोन में उसके जो सिरा होता है ना, जो शीर्ष होता है उसके छिद्र में अस्थि मज्जा होता है, उसमें ये होता है। और स्टर्नम हड्डी के अस्थि मज्जा में होता है इसका उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कहाँ होता है पता हो गया, कितना संख्या में होता है ये भी पता हो गया, कैसा होता है देखने में, तो रंगहीन होता है। और यहाँ पे देख लीजिए रंगहीन, झिल्ली के समान लचीला होता है, ये भी समझ गए। चलिए आगे देखिए, प्रथम अवस्था में ये बड़े आकार की होती है, मतलब जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, तो प्रथम जब इसका अवस्था होता है तो ये आकार में बड़े होता है। इसमें न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन रहते हैं, बाद में न्यूक्लियस विलीन हो जाते हैं। मतलब शुरू में जब ये निर्माण होता है ना बोन मैरो में आरबीसी का, तो न्यूक्लियस केंद्रक उसमें रहता है, लेकिन बाद में केंद्रक उसमें से खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन उसमें बच जाता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, तथा आकार पतले धागे जैसा हो जाता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इसका आकार बदलकर पतला धागा जैसा हो जाता है और यह साइटोप्लाज्मा में तैरती रहती है। इन कोशिकाओं को रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। कहता है कि जैसे प्रथम अवस्था होता है आरबीसी का बनने के बाद, तो वहाँ पे न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन दोनों रहता है, लेकिन बाद में चलकर, चूंकि इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का, तो बाद में चलकर कुछ प्रथम अवस्था होता है जहाँ पे यह बड़ा रहता है, वहाँ पे न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन दोनों रहता है उसमें, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे जब आगे समय बीतता है इसका जीवन काल का, तो बाद में यह जो है पतला धागे जैसे हो जाता है और उसमें से न्यूक्लियस विलीन खत्म हो जाता है और यह साइटोप्लाज्मा जो कोशिका अंग है उसमें क्या होता है, तैरते रहता है और इन कोशिकाओं को रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। समझ गए। चलिए, इनकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। इसके पश्चात प्लीहा, लसिका पर्व तथा यकृत में नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ये बनता है आपके बोन मैरो में और नष्ट कहाँ पे होता है, प्लीहा, लसिका पर्व, यकृत में जाके नष्ट हो जाता है और यह 120 दिन जो है क्या होता है, इसका जीवन काल रहता है। ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर रक्ताल्पता का रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया का। ये कोशिकाएं शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग आधा भाग रहता है। जैसे आरबीसी हम आपको पहले ही पढ़ाए हैं, अभी 55% भाग इसका प्लाज्मा रहता है जो कि रक्त का अलग का एक भाग है, और 45% जो भाग है इसमें आरबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और प्लेटलेट है। इसी 45% में तीनों है। अब इस 45% में सबसे ज़्यादा जो भाग है वह आरबीसी का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लगभग आधा भाग आरबीसी का ही है और बाकी के आधा में ए बेचारा अपना डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें प्रोटीन और हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। अतः यह ऑक्सीजन के वाहक होता है। तो आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है कहाँ से, तो आयरन जो है हमारे इसी में रहता है। ठीक है, और इस कारण से यह ऑक्सीजन को क्या करता है, वहन करता है बॉडी में। यह जो है, तो आरबीसी के बारे में डिटेल में समझ गए। बनता कहाँ पे है, नष्ट कहाँ पे होता है। ठीक है, इसका आकार प्रथम अवस्था में कैसा होता है, न्यूक्लियस का कब पाया जाता है, कब नष्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन तो रहता ही है, बाकी दोनों सिरों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो ये सारे के सारे आप लोग समझ गए। दूसरी चीज़ें, ये होता कहाँ है, तो ये होता इसका संख्या कितना होता है, तो 40 से 50 लाख घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, और इस प्रकार से सूक्ष्म आँखों से, नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके कोशिका के ऊपर झिल्ली नुमा पतली सा चढ़ा होता है और जो लचीला होता है। ठीक है, तो ये सब जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया आरबीसी के बारे में, और आप PDF डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश जो भी वाले हैं इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा। बहुत आसानी से मैं आपको लाइन बाय लाइन इसीलिए बना दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। चीज़ों को समझ गए। चलिए, ये चीज़ें होगी आपका यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में श्वेत रक्त कणिका में WBC के बारे में। तो हमको देखिए यहाँ पे राइट अबाउट WBC, वाइट ब्लड सेल के बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं।
श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जिस प्रकार से एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रंगहीन होती है, ये पारदर्शक होते हैं। आरबीसी क्या होता है, वो अपारदर्शक होता है। उसके अगर सामने हम किसी भी चीज़ में रखें, किसी शीशा के गिलास में, तो उससे होकर हम किसी भी चीज़ को, उस पार की चीज़ को नहीं देख सकते हैं, वो अपारदर्शक है, क्योंकि उसमें कलर है, उसमें रंग है। ठीक है, लेकिन बात किया जाए यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका में, तो यह रंगहीन होता है। समझ गए, यह वाइट कलर के लगभग होता है और यह रंगहीन होता है, लेकिन यह पारदर्शक होता है। आप लोग देखते होइएगा कि आपके कटने फटने के बाद ब्लड जब निकल जाता है, तो जब ब्लड नहीं निकला होता है, आरबीसी जब नहीं निकलते रहता है, तो देखते होइएगा उस कटे वाला जगह पर पानी के जैसे जो है चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है कुछ देर के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, वही आरबीसी होता है। ठीक है ना। या फिर आप देखिएगा नॉर्मली आपका कहीं पे घसटा लग जाएगा, छिल जाएगा चमड़ी, तो वहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो है पारदर्शक होता है। मतलब पारदर्शक के मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर उसके पार के वस्तु को हम देख सकते हैं, दिख सकता है उसके उस पार के भी वस्तु को। ठीक है, जैसे शीशा, कुछ शीशा ऐसे होते हैं जो पारदर्शक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कुछ ऐसे शीशा होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो जो वैसा शीशा जो आप एक साइड खड़ा है और दूसरे साइड की चीज़ को आसानी से दिख जाता है, तो वो पारदर्शक हो जाता है। तो उसी प्रकार से यह चूँकि यह एक द्रव है, तो अगर ये द्रव से भी, पानी से भी अगर हम लोग पानी शीशा में रखें, ठीक है, और हम उस पार की चीज़ों को देखना चाहे गिलास से पानी में रख के, तो देख लेते हैं, दिख जाता है ना, हल्के दिखे लेकिन दिख जाता है ना। यही चीज़ें है, समझिए चीज़ को। चलिए, तो यही चीज़ें हैं कि यह पारदर्शक होते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये सूक्ष्म अमीबा की तरह गतिशील होते हैं, मतलब जो एंट अमीबा, जो भी अमीबा होता है ना, उस अमीबा की तरह यह जो है क्या होता है, गतिशील होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, एवं गति के समय इनकी आकृति सपाट व बदलती रहती है। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, यह जब गति करता है तो यह जो है अपना आकृति और अपना जो है इसका आकृति जो है सपाट और बदलते रहता है। वह आराम के समय इसकी आकृति गोलाकार हो जाता है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी है, यह एक तो सूक्ष्म अमीबा की तरह गति करता है। जब यह गति करता है उस समय इसका आकृति जो है फ्लैट यानी सपाट हो जाता है और चेंजेज होते रहता है। लेकिन जब ये आराम में आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आराम में जब आता है तो इसका आकृति गोलाकार हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। समझ गए। चलिए, प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस या एक या दो होते हैं। अब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, उसका कुछ अवस्था में ही रहता था, बाकी नष्ट हो जाता था, इसलिए उसको नहीं माना जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस एक या दो होते हैं प्रत्येक कोशिका में। एक रक्त वाहिनी की दीवारों के साथ साथ चलकर ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। जैसे अगर यह ऊतक को चाहिए कि ऊतक, चूँकि डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा काम होता है हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या होता है, बचाता है, इम्यूनिटी की तरफ काम करता है, ठीक है ना, बहुत सारे संक्रमणों से भी बचाता है। तो इस मिसाल से जो डब्ल्यूबीसी होता है, यह जो भी रक्त वेसल्स होता है, रक्त के वाहिनी जो है, उसके दीवार के साथ जो है यह चलकर ऊतक तक पहुंच जाता है। क्योंकि सभी ऊतक को चाहिए, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, तो इसलिए यह जो है रक्त वाहिनी के दीवारों के द्वारा चल के ऊतक तक पहुंच जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसकी बनावट लसदार अवलेह जेली जैसे पदार्थ से होती है। ये पतली रक्त वाहिनियों में भी पहुंच जाते हैं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका जो बनावट होता है, यह जेली के समान पदार्थों से होता है, ठीक है। ये पतली और रक्त वाहिनी में पहुंच जाता है। ये पतली रक्त वाहिनी में आराम से भी पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में मोटा भी रक्त वाहिनी है और एकदम सूक्ष्म रक्त वाहिनी भी है, जिसे हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत सूक्ष्म, केस के समान। तो उसके द्वारा भी जो है यह आसानी से क्या होता है, पहुंच जाता है डब्ल्यूबीसी। समझ सकते हैं। इसका भी उत्पत्ति बोन मैरो तथा लसिका ग्रंथि में होता है। इसका भी उत्पत्ति जो है बोन मैरो, अस्थि मज्जा के साथ साथ जो भी लिम्फ ग्लैंड है उसमें होता है, ठीक है। यदि इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो शरीर में निमोनिया, एपेंडिसाइटिस हो जाता है। यदि इनकी संख्या कम हो जाती है तो शरीर में टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग होता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत होगा, और अगर कम जाएगा फिर भी दिक्कत होगा। इसलिए डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है आपको बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके शरीर में नॉर्मली इसका डब्ल्यूबीसी का जो संख्या है वो 4 से लेकर 10,000 तक जो है लगभग होता है नॉर्मली, ठीक है।
अगर इससे कम बेस होता है तो दिक्कत की बातें हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपेंडिसाइटिस होगा, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम, जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। निमोनिया हो सकता है, तो इसके बढ़ने से होता है। अगर WBC कम जाता है तो बहुत सारे संक्रमण वाले रोग होंगे, जैसे टाइफाइड बुखार, क्षय रोग, ये सब होता है, ठीक है। बाकी WBC को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है देख लीजिए। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो WBC के जो दोनों भाग में बांटा गया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से मैं आसान से आसान में दिया हूँ और आसान से भाषा में मैं समझाता भी हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत आगे ना हो। ओके, बाकी पढ़ने वाला पढ़ ही रहे, नहीं पढ़ने वाला के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड, रक्त के क्या क्या कार्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए रक्त के प्रमुख कार्य हैं। आपसे रक्त के कार्य भी पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि रक्त क्या है, रक्त के घटक और रक्त के कार्य बताएं 5 नंबर में। तो रक्त के बारे में अगर पूछेगा तो रक्त के बारे में लिखिएगा। रक्त के कौन कौन से घटक है, तीनों घटक के भी लिख दीजिएगा और उसके कार्य को भी लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए WBC कोई भी रक्त है, रक्त क्या है, तो रक्त जो है आंतों से प्राप्त पोषक तत्वों को प्रत्येक ऊतक व कोशिका तक पहुंचाता है। अब रक्त क्या होता है, रक्त हमारे संपूर्ण कोशिकाओं तक शरीर के पोषक तत्व को पहुंचाता है। पोषक तत्व ब्लड को मिलता कहाँ से है, तो जो हम खाते हैं, जो हमारा भोजन अवशोषण, जो हमारा पाचन की क्रिया शुरू होता है, वह जो है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में कंप्लीट पचने के बाद भोजन जो है क्या होता है, आंत में जाता है। अब आंत में जाता है तो आंत उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी पोषक तत्व रहता है वह रस के रूप में अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और जो भी सिट्ठी बच जाता है भोजन का वह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ गए, तो यह पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका ऊतक तक पहुंचाता है ब्लड। फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन को रक्त अपने साथ लेकर समस्त ऊतकों तक प्रदान करता है। अब जो भी फेफड़ा हम सांस लेते हैं वो फेफड़ा ऑक्सीजन जो है ब्लड को देता है, और ब्लड संपूर्ण जो है शरीर ऊतकों तक पहुंचाता है, ठीक है। शरीर जो है, रक्त जो है शरीर प्रत्येक कोशिका में उत्पन्न जो भी अवशिष्ट पदार्थ है को अपने अंदर ग्रहण करके उत्सर्जन संस्थान तक ले जाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। मानिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा वेस्ट पदार्थ है, तो सब का सब कोशिका में ऑब्जर्व है। अब कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको ब्लड अपने अंदर लेगा, और ब्लड अपने अंदर लेकर कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाता है। किडनी प्यूरिफायर करता है। अब किडनी को जो भी लगता है कि इस ब्लड में गड़बड़ है तो उसको छानता है, और छान के शुद्ध ब्लड को भेज देता है आगे की तरफ शरीर में, और जो भी वेस्ट पदार्थ है वह यूरिन वगैरह के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही जो है हमारा अपशिष्ट पदार्थ भी निकालता है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन या रसों को रक्त अपेक्षित स्थान तक ले जाते हैं। आगे आप लोग हार्मोन पढ़ेंगे, तो हार्मोन चूंकि रासायनिक पदार्थ है जो विभिन्न रक्तस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, बहते सिक्रेट होते रहता है। तो ये जो ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेट होता है, यह क्या होता है कि जिस भी ऑर्गेन को जौन सा हार्मोन चाहिए, जहाँ से सिक्रेशन होता है ब्लड, वहाँ पे उसको अपने अंदर बहा कर ले जाकर उस जगह तक छोड़ देता है, पहुँचा देता है, ठीक है। रक्त जल संवहन के कारण शरीर के ऊतकों को गीला या मुलायम रखता है। रक्त के अंदर जल की मात्रा होने के कारण यह जो है ऊतक को क्या करता है, गीला और मुलायम सॉफ्ट बनाकर रखता है। जैसे ही आपके शरीर में ब्लड कमता है, जल की मात्रा कमता है, तो आपका शरीर पीलापन, कमजोरी होने लगता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में, ऊतक को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पा रहा होता है, जिससे शरीर सूखा सूखा लगता है और पीलापन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त के अंदर पहुंचे रोग के जीवाणुओं को जीव प्रतिविष उत्पन्न कर उनको नष्ट करने की रक्षा करता है। अब रक्त में हमारे इतना गुण जरूर होता है कि अगर हल्का फल्का संक्रमण से लड़ने की बात होगा तो वह खुद लड़ लेता है। सब में एंटीबॉडी मौजूद होता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो लड़ लेता है। बाकी अगर ज़्यादा लड़ने का क्षमता नहीं होता है तो ये संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। तो रक्त क्या करता है कि संक्रामक रोगों से, बीमार सूक्ष्म जीवाणुओं से भी लड़ता है और नष्ट करता है और सुरक्षा पहुंचाता है बॉडी को। 7वां पॉइंट देखिएगा, रक्त शरीर के द्रव और ऊतकों को ऑस्मेटिक प्रेशर को समान बनाए रखता है। अब जो भी प्रेशर है शरीर में, जो दबाव है, ऊतक क्या करता है कि ज़्यादा ऊतक द्रव को होता है तो अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है।
और कंट्रोल करने से होता है कि शरीर में द्रव का ज़्यादा दबाव नहीं लग पाता है, ठीक है। तो यह इसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है समान रहता है, ठीक है। आठवां देखिएगा, रक्त समान ताप वितरण द्वारा शरीर के तापमान को सामान्य बनाने एवं नियंत्रण करने में सहायक है। मतलब जो हमारा ब्लड है वो हमारे शरीर के तापमान को नॉर्मल बना के रखता है और कंट्रोल करके रखता है। ब्लड का ये भी महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि देखते होइएगा जब तक ब्लड में गर्मी रहता है ब्लड रनिंग करते रहता है, जब भी शरीर में ठंडा पड़ता है तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है रुक जाता है, थम सा जाता है, ब्लड का जो फ्लो है कम जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड जो है टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। रक्त क्षतिग्रस्त अथवा मृत रक्त कोशिकाओं को प्लीहा तक यकृत तक पहुंचाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्लीहा जो है कब्रगाह के रूप में काम करता है, तो जो भी क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं या मृत कोशिका होते हैं तो उसको उस जगह पर न छोड़कर उसे अपने साथ बहाकर ले जाकर प्लीहा या ऊतक यकृत लीवर में छोड़ देता है, ठीक है, जहाँ पर इसे पाचन कर दिया जाता है मृत कोशिकाओं को, ठीक है। वरना अगर मृत कोशिका जहाँ मृत कर गया मर गया वहीं पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे और सारा कोशिका टिश्यू डैमेज होने लगेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को है, रक्त स्राव होने पर रक्त थक्का बनाने में सक्रिय रहता है। ब्लड के अंदर ही एक ब्लड क्लॉट का एक गुण होता है, जो जैसे ही कटता है तो कटने के तुरंत बाद जो है क्या होता है, ब्लड ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे रुक जाता है बहना। क्यों? यही ब्लड क्लॉट के द्वारा, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है जिससे ब्लड जो है नहीं बहता है, सिक्रेशन नहीं होता है। तो इस कारण से आपका मैं यहाँ पे 10 जो है ब्लड के काम बता दिया। अब आप लोग के ऊपर है कि आप लिखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट था WBC, RBC और ब्लड के कार्ड मैंने आपको दे दिया, पढ़ा दिया। PDF भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी के चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप